नमस्कार। एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एससी एसटी एक्ट के बारे में चीजें पढ़ रहे थे। पहली क्लास में हमने देखा था तो इंट्रोडक्शन पढ़ा था एससी एसटी एक्ट का। उसके बाद जब हम सेक्शन 2 पढ़ रहे थे, धारा 2 पढ़ रहे थे, तो धारा 2 में मैंने आपको कई सारी परिभाषाएं बताई थी। उन परिभाषाओं के अंतर्गत मैंने आपको कई चीजें समझाई थी और मैंने ये भी कहा था कि ये सेक्शन सबसे टफ होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि धारा 2 में कई तरह की परिभाषाएं हैं और किस तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे तरीकों के बारे में हमने आपसे चर्चा करी थी। फिर आगे बढ़े थे तो हमने सेक्शन 3 के बारे में चीजों को पढ़ा था, उनके बारे में समझा था। थोड़ा सा याद दिलाना चाहूं तो एससी एसटी के लोगों पर जो अन्य वर्ग के लोग होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार के अत्याचार किए जाएंगे, जो अपराध माने जाएंगे, उन अपराधों के लिए कौन से दंड होंगे, कौन से पनिशमेंट होंगे, उन सारी चीजों की चर्चा हमने सेक्शन 3 में करी थी और सारी चीजें बताई थी। आज की क्लास हम उससे आगे की शुरू करते हैं। जो दूसरे सेक्शंस बचे हुए हैं, जो दूसरी धाराएं बची हुई हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे कि साहब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके से आने वाले हैं, प्रीलिम्स में किस तरीके से हम उनको माफ करिएगा, जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सारी चीजों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं। सेक्शन 3 तक सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, सारी चीजें हमने कवर अप कर ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 4 की ओर। जब सेक्शन 4 की ओर आगे बढ़ते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 4 में क्या बताया गया है। धारा 3 की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह के अपराध जो हैं, किस प्रकार के अत्याचार जो है उनको अपराध माना जाएगा और उन अपराधों के आधार पर किस प्रकार की सजा मिलेगी। उसी चीज को जब आगे बढ़ाते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड। इसका क्या मतलब है? इसका एक सीधा सा मतलब यह है कि यदि कोई लोक सेवक है, ठीक है, यदि कोई लोक सेवक है, यहां पर ध्यान रखना है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लोक सेवक के, क्योंकि 4 में क्या बोला गया है, कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड। मतलब यदि कोई लोक सेवक है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो किसी भी तरीके से अपने कर्तव्यों का जो पालन उसे करना चाहिए यदि वो पालन नहीं करता है तो उसे भी दंडित करने का प्रावधान इस अधिनियम में बताया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सीधी सी बात यह है कि लोक सेवकों को जो कर्तव्य बताया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत या वैसे भी जो कर्तव्य बताए गए हैं, यदि एससी एसटी के मैटर पर वो किसी भी तरह की लापरवाही बरतते हैं और जो कर्तव्य उनको बताए गए हैं उन कर्तव्यों को यदि वो पूरा नहीं करते हैं तो इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हें दंडित किया जाएगा, उन्हें पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि कोई भी लोक सेवक जो एससी एसटी का सदस्य नहीं है, यहां भी उस चीज को ध्यान देना जरूरी है। यदि यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि यदि कोई एसटी का लोक सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो उसे किस प्रकार के दंड से दंडित किया जाएगा। यदि कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर क्या होगा कि उसे दंडित किया जाएगा, लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत उसे दंडित नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर साफ साफ धारा 4 में कौन सी चीज लिखी हुई है, धारा 4 में लिखी हुई है कि कोई भी लोक सेवक जो एसटी एससी का सदस्य नहीं है, ठीक है, सदस्य क्या है, कौन कर सकता है, ये सारी पिछले क्लास में हमने चीजें डिस्कस करी हैं। फिर इसी अधिनियम में क्या बोला गया है कि इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करना। वो चीज मैंने आपसे बताई है कि किसी को कहा गया है कि साहब आपको रिपोर्ट लिखनी है, टाइम से रिपोर्ट को प्रस्तुत करना है। एससी एसटी एक्ट के मामले में किसी को मुआवजा दिलाने का यदि कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है और आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, तो आपको भी दंडित किया जाएगा। और किस प्रकार का दंड दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा वह कारावास जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। क्या बोला गया है कि कम से कम 6 महीने की सजा तो आपको मिलेगी। कितने की?
कम से कम 6 महीने की सजा मिलेगी, लेकिन जब इस आधार पर आपको सजा सुनाया जाएगा तो वह 1 वर्ष से ज्यादा की सजा नहीं होगी। क्या बोला गया है कि वह 1 वर्ष से ज्यादा की सजा नहीं होगी। कल हमने देखा था, कल हमने चीजों को समझा था कि कौन से अपराध को कितने दंड दिया जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि कई जगह आपको पढ़ने को मिला होगा कि कम से कम 6 महीने और अधिकतर जो है 5 साल की सजा दी जाएगी। लेकिन इस वाले सजा के लिए आपको ये याद रखना है, इस वाले धारा के अंतर्गत ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसके लिए मतलब कोई यदि अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किसी लोक सेवक के द्वारा यदि अपने कर्तव्य की उपेक्षा की जाती है तो उसके लिए क्या सजा होगी। उसमें आपके सामने कई ऑप्शंस होंगे। जैसे पहला ऑप्शन हो सकता है कम से कम 6 महीने अधिकतम 7 वर्ष। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कम से कम 1 वर्ष मैक्सिमम 5 वर्ष। फिर तीसरा जो ऑप्शन हो सकता है वो हो सकता है कम से कम 6 महीने और अधिकतम 1 वर्ष। जैसे ही ये ऑप्शन आपको दिखेगा तो आपको वहां पर क्या करना है, ये टिक करके और आगे निकल जाना है। तो आप समझ पा रहे हैं कि आपसे किस तरीके से नॉर्मली प्रश्न पूछे जाएंगे इस धारा के अंतर्गत। ठीक है, इसलिए सजा को बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। पिछली क्लास में भी मैंने डिस्कस करते हुए आप सभी लोगों को इस बात से अवगत कराया था कि आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना है और अच्छे तरीके से चीजों को याद रखना है। यहां पर कॉन्सेप्ट वाली चीजें तो ठीक है, जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो मैंने क्लियर कर दी थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आपको चीजों को ध्यान में रखना है, आपको चीजों को याद रखना है, तब आप अच्छे तरीके से यहाँ के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि कोशिश करिए जितने भी अधिनियम दिए गए हैं आपके सिलेबस में उनको बड़े ढंग से करिए। और ये बात मैंने पिछले क्लास में भी बोली थी कि इनको 100% सही करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपके नंबर को ऊपर नीचे बढ़ाकर और चीजों को सही कर सकते हैं और आपको अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, आगे इसी में कुछ चीजें बोली गई हैं। क्या बोली गई हैं, उपधारा 1 में निर्दिष्ट लोक सेवक के कर्तव्यों को, अब इसी में बोला गया है कि कौन कौन से कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो यहां पर जो एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि साहब धारा 3 के अंतर्गत लोकसभा के लोक सेवक के कर्तव्यों पर एक नजर डालिए। वो 3-4 दे देंगे और उनमें से पूछेंगे कि कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। ठीक है, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और उसको लेखबद्ध करना होगा। मतलब जैसे कोई रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो ये कर्तव्य होगा उस पुलिस थाने में जो प्रभारी अधिकारी होगा उसका ये कर्तव्य होगा कि साहब उसमें क्या रिपोर्ट लिखी गई है। यदि पढ़ा लिखा है तो वो तो आसानी से चीजों को पढ़ लेगा, लेकिन यदि पढ़ा लिखा नहीं है तो ये लोक अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह जिन जिन चीजों को लिखा है उसने उन सारी चीजों को वो पढ़ के सामने वाले को बताए और क्लियर करे कि साहब हमने ये चीजें लिखी हैं, इनमें से कोई चीजें मिस तो नहीं है, मिस है तो आप बता दीजिए, उनको हम जोड़ देते हैं। इसलिए इस अधिनियम और अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रजिस्टर करना अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसको रजिस्टर किया जाएगा। मतलब इस अधिनियम को ध्यान में रखते हुए जो आप एफआईआर करेंगे वो इस अधिनियम को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को लिखेंगे। आप ऐसा कह के नहीं बच के निकलेंगे कि साहब उस अधिनियम में ऐसी चीज लिखी हुई थी, इसमें ये चीज है। तो आपको किसको विशेष ध्यान में रख के लिखना है एफआईआर, तो आपको इसी अधिनियम को ध्यान में रखते हुए चीजों को लिखना है और चीजों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलिए जब आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं तो आगे क्या बोला गया है, आगे इसी में बोला गया है इस प्रकार अभिलिखित की गई सूचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरंत प्रदान की जाएगी। मतलब जिनके बारे में आपने रिपोर्ट लिखी है या दूसरी चीज लिखी है तो एक प्रति उस आदमी को भी आपको देना होगा, ये आपका कर्तव्य है। पीड़ित या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना पड़ेगा। ठीक है, पीड़ित क्या लिखा है या जो साक्षी हैं उनके कथन को आपको लिखना होगा। अन्वेषण करना, विशेष उच्च न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में 60 दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र खाली करना होगा और विलंब यदि कोई होता है तो लिखित में उसे स्पष्ट करना होगा। अब देखिए यहां पर फिर से एक प्रश्न बनने की संभावना है और वो ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे
क्या पूछ सकते हैं? वो आपसे पूछ सकते हैं कि अन्वेषण करना, आपने पूरी तरह से जांच कर ली है, इन्वेस्टिगेशन कर ली है, ठीक है, जो विशेष न्यायालय में आपको जो आरोप पत्र आपने लिखा है, अन्वेषण किया है, उसको 60 दिन के अंदर आपको कहां पर प्रस्तुत करना होगा? विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय। कल हमने इसकी चर्चा करी थी, कल की क्लास में हमने इसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो 60 दिन के अंदर, तो यहां पर प्रश्न पूछ सकता है कि अन्वेषण करना और अन्वेषण करने के बाद विशेष न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए लोक सेवक को कितने दिन का समय दिया गया है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो अवधि जो होगी वो 60 दिन की होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सही रूप से तैयार विरचित करना, उसका अनुवाद इस अधिनियम उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का पालन करने के लिए, ये सारी चीजें जो है क्या की जा सकती हैं? प्रस्तुत की जा सकती हैं, और उस आधार पर आप चीजों को सम्मिलित करके और उनको सामने प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या चीजें बोली गई हैं। आगे बोला गया है परंतु लोक सेवक के विरुद्ध इस संबंध में आरोप प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर अभिलिखित किए जाएंगे। लोक सेवक द्वारा उपधारा 2 में निर्दिष्ट कर्तव्य की अवहेलना के संबंध में संज्ञान जो है विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा लिया जाएगा और लोक सेवक के विरुद्ध दंडिक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। यहां फिर से एक प्रश्न बनता है कि यदि लोक सेवक अपने कर्तव्यों की अवहेलना करता है तो किसके द्वारा संज्ञान लिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें सामान्य कोर्ट के द्वारा, कई तरीके के, राज्य के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, इस तरह से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है, कलेक्टर के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा, इस तरीके से कई ऑप्शन वो आपको दे सकता है। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि भैया यदि अवहेलना होती है तो उसके संबंध में जो संज्ञान लिया जाएगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा? तो जो विशेष न्यायालय बनाए गए हैं या जो अनन्य विशेष न्यायालय बनाए गए हैं उनके द्वारा लिया जाएगा इसके संदर्भ में संज्ञान, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि किस तरीके से प्रश्न पूछ के और किस तरीके से चीजों को आपको सॉल्व करना है जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो धारा 5 है, पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछा जा सकता है कभी कभी कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत धारा 5 में किसका उल्लेख किया गया है? तो ये जो लाइन लिखी हुई है, सीधी सी लाइन आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चातवर्ती दोष सिद्ध के लिए वर्धित दंड। मैंने कल की भी क्लास में बताया था कि आप लोगों को, यदि आप लोग ग्रुप से जुड़ गए होंगे तो उसमें क्या है कि पूरा लाइन सेक्शन में कौन सी बात बोली गई है, उसके लिए कौन सा दंड दिया गया है, उसका एक ग्राफ बना के आप लोगों को, एक चार्ट बनाकर आप लोगों को दे दिया जाएगा और उस चार्ट को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकता है वहीं से पूछ लिए जाए और वहीं पर आपको आंसर करने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि धारा 5 में क्या उल्लेखित किया गया है, किस बात की चर्चा की गई है। तो पश्चातवर्ती दोष सिद्ध के लिए वर्धित दंड की बात की गई है। कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले से ही दोष सिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके पश्चात अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाएगा। यहां पे थोड़ा सा एक बात समझने लायक है। यहां पर क्या बोला गया है कि समझिए, जो जिन अपराधों के बारे में हमने कल चर्चा करी थी उनमें से कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति यदि अपराध को दोबारा करता है, ऐसा समझ लीजिए कि जो अपराध वहां पर कल बताए गए थे कि किसी एक अपराध का उदाहरण लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी ST/SC वाले व्यक्ति को कुछ इस प्रकार की वस्तु खाने के लिए मजबूर करता है जो खाने योग्य नहीं है, ठीक है, इस बात को मैंने आपको बताया था कि ये क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। और यदि कोई सामान्य व्यक्ति ST/SC के अगेंस्ट में इस प्रकार का अपराध करता है तो उसके लिए मिनिमम 6 वर्ष और मैक्सिमम 5 वर्ष की सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है, मतलब जुर्माना उसमें इंक्लूड रहेगा, ये सजा थी, ठीक है। यदि इसी अपराध को किसी व्यक्ति के द्वारा दोहराया जाता है, ठीक है, दूसरी बार ऐसा किया जाता है, ठीक है, इसमें वही लिखा है, कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले से ही दोष सिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके पश्चात अपराध कोई करता है, तो फिर जो दंड का स्वरूप है, अभी तक क्या दंड का स्वरूप था, मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 5 वर्ष की सजा दी जाएगी। लेकिन अब इस दंड का स्वरूप बदल जाएगा, और जब स्वरूप बदल जाएगा तो फिर कौन सा दंड दिया जाएगा उसको, जब स्वरूप बदल जाएगा
तो उसका क्या हो जाएगा, जिस वह कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगा दंडनीय होगा। मतलब इसमें क्या किया गया है, अभी तक क्या था कि कम से कम, क्या बोला गया था, कम से कम 6 महीने की बात की गई थी। कितने महीने की, 6 महीने की। और अधिकतम क्या बात की गई थी, अधिकतम बात की गई थी 5 वर्ष की। ठीक है, कितने वर्ष की बात की गई थी, अधिकतम 5 वर्ष की बात की गई थी। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति दोबारा अपराध करता है तो अब इस कम से कम जो सजा है वो 6 महीने की जगह कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, कम से कम जो है वो 6 महीने की जगह में 1 वर्ष हो जाएगी। मतलब यदि दोबारा उसके द्वारा अपराध किया जाता है तो कम से कम उसको 1 महीने तो जेल में रहना ही पड़ेगा। पहले कम से कम उसको 6 महीने जेल में रहना था। तो ये बात यहां पर स्पष्ट हो जानी चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा और क्या चीज बोली गई है, इसके अलावा और चीज बोली गई है कि भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना। ठीक है, भारतीय दंड संहिता में जो धाराएं लागू होती हैं उनके संदर्भ में ये बात की गई है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इसका ज्यादा व्याख्यान नहीं किया है। केवल आपको ये लाइन याद रखना है कि धारा 6 में किस चीज को उल्लेखित किया गया है। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। धारा 7 में क्या बोला गया है, कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संपहरण। मतलब एक हिसाब से किस प्रकार से जब्त किया जाएगा, किस प्रकार से संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, जो इस तरह के अपराध करते हैं उसके संबंध में सारी बातें बोली गई हैं, सारी चीजें बताई गई हैं। किस धारा के अंतर्गत बताई गई हैं, तो सेक्शन 7 के अंतर्गत बताई गई हैं। ये बात भी आपको रट्टाफिकेशन के थ्रू रट के अच्छे तरीके से चीज को दिमाग में बिठा लेना है। इसमें क्या बोला गया है कि जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, मतलब इस किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, इस अध्याय के अंतर्गत जिन अपराधों की चर्चा हमने करी है उसके अंतर्गत यदि किसी का दोष सिद्ध हो जाता है कि भाई साहब आपने ये कुकर्म किया है, आपने ये अपराध किया है, तो उसकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाएगा, उसकी संपत्ति को कैसे लिया जाएगा, उसकी चर्चा हम करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि विशेष न्यायालय कोई दंड देने के अतिरिक्त लिखित रूप में आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगा। लिखित रूप में वो कह सकेगा कोई संपत्ति, स्थावर कोई चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, स्थावर या जंगम, जंगम का मतलब अचल होती है, ठीक है, जैसे घर हो गया, आपका खेत हो गए, तो ये अचल संपत्ति के अंतर्गत आएंगी। और जो चल संपत्ति होती हैं तो घर में जो गाड़ियां रहती हैं, वाहन रहते हैं, सोने चांदी गहने, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो कोई संपत्ति स्थावर या जंगम दोनों जिनका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है सरकार को संबद्ध हो जाएंगी, मतलब सरकार जो है उनको अपने पास रख लेगी। जैसे किसी के पास ट्रैक्टर है, ठीक है, कोई अपने ट्रैक्टर के माध्यम से एसटी एससी के युक्त उस ट्रैक्टर से एक्सीडेंट कर देता है तो उस अपराध से संबंधित और उसकी डेथ हो जाती है और ये इंटेंशनली किया गया है ये अपराध, ठीक है, मतलब इंटेंशन के साथ किया गया है, तो उसका वह वाहन भी क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। फिर क्या बोला गया है कि जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त हो तो वो क्या करेगा, वो करेगा वहां उसका विचारण करने वाला विशेष न्यायालय ऐसा आदेश करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी सभी या कोई संपत्ति स्थावर या जंगम दोनों ऐसे विचारण की अवधि के दौरान कुर्क की जाएगी जहां ऐसे विचारण का परिणाम क्या हो जाता है, दोष सिद्ध हो जाता है। ठीक है, संपत्ति रख तो लेगा लेकिन उस संपत्ति की कुर्की मतलब बोरी लगवा के उसको दूसरे लोगों को बेचने का भी अधिकार, और जो पैसा आएगा उसको फिर सरकार मतलब कोर्ट क्या करती है, क्या डिसाइड करती है विशेष न्यायालय, उस बात की चर्चा यहां पर की गई है। उसके बाद बोला गया है कि वहां इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति उस सीमा तक संपहरण के दायित्वाधीन होगी जहां तक वह इस अध्याय के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने की वसूली के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। ठीक है, यदि जुर्माना नहीं दे रहा है तो कोर्ट ने जितना उस पर जुर्माना लगाया है, यदि वो उतना जुर्माना नहीं दे रहा है तो उसकी संपत्ति, उतनी संपत्ति जब्त की जाएगी, उसकी कुर्की करवाई जाएगी और जुर्माना वहां से वसूला जाएगा। इस बात की बात यहां पर की गई है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। आगे और कौन सी बात बोली गई है, आगे बोला गया है
धारा 8 की चर्चा करते हैं। धारा 8 में क्या बोला गया है, आपको याद रखना है कि धारा 8 में किस अपराध के बारे में, किस विषय के बारे में चर्चा की गई है, वो बात आपको ध्यान में रखना है। तो धारा 8 में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से धारा 8 में किस चीज का उल्लेख किया गया है या किसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अपराधों के बारे में उपधारणा के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में, अपराधों के बारे में उपधारणा। उपधारणा का एक सीधा सा मतलब होता है एज्यूम कर लेना, ठीक है, कि मतलब इस पे ये बताया गया है कि किन किन चीजों को कोर्ट के द्वारा एज्यूम किया जाएगा और उस उपधारणा, कौन सी धारणा बनाई जाएगी, नहीं होती कि एक कहानी रिक्रिएट की जाती है, एक एजम्पशन किया जाएगा, एक एज्यूम किया जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है इसलिए इसको अपराधी घोषित किया जाए। तो किन किन मैटरों में कौन कौन सी चीजों को एज्यूम किया जा सकता है और किन के आधार पर चीजें बताई जा सकती हैं। तो बोला गया है कि अभिव्यक्ति व्यक्ति अभियुक्त मतलब जो आरोपी होगा, युक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में कोई वित्तीय सहायता की है, ठीक है। यदि कोई एसटी एससी के लोगों पर किसी भी तरह का अपराध कर रहा है और किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार की सहायता करी है, तो उसको भी ये एज्यूम किया जाएगा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको भी अपराधी माना गया है इसके अंतर्गत, ठीक है। फिर तो विशेष न्यायालय जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है। मतलब जब तक प्रूफ नहीं हो जाता, जब तक केस चलता है, तब तक कोर्ट ये एज्यूम करके चलेगा कि साहब आपके द्वारा मतलब किसी व्यक्ति को उकसाया गया है कि आप एसटी एससी पर ऐसा करो, और जब प्रूफ हो जाएगा तो फिर हो सकता है कि उसको बाइज्जत बरी कर दे। लेकिन जब तक केस प्रूफ नहीं हो जाता तब तक ये एज्यूम किया जाएगा कि आप उकसाने वाले अपराधी के रूप में गिने जाओगे। व्यक्तियों के किसी समूह के इस अध्याय के अधीन अपराध किया गया है, यह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी अन्य विषय के बारे में किसी विद्यमान विवाद का फल है, ठीक है। अब क्या है कि किसी भी अपराध को जब प्रूफ करना होता है, उस पर डिसीजन देना होता है, तो उसके उद्देश्य को ढूंढा जाता है कि साहब क्या उद्देश्य रहा होगा इस अपराध को करने के पीछे। तो कभी कभी इन उद्देश्यों के लिए भी क्या किया जाता है, एज्यूम किया जाता है कि हो सकता है किसी संपत्ति का विवाद रहा हो, किसी जमीन का विवाद रहा हो, किसी चल संपत्ति का विवाद रहा हो, तो ऐसा एज्यूम किया जाता है, ठीक है। यहां पर वैसे जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो यही बनने की संभावना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि अपराधों की उपधारणा की चर्चा किस सेक्शन के अंतर्गत की गई है, ठीक है। या आपसे यह पूछा जा सकता है कि सेक्शन 8 के अंतर्गत किस बात की चर्चा की गई है। तो वहां पर आपको सीधा टिक करना है और चीजों को बताते हुए निकल जाना है या टिक करके निकल जाना है, ठीक है। तो यह उपधारणा की जाएगी, इसमें क्या बोला गया है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था। मैंने आपसे बताया क्योंकि कोई भी अपराध करता है तो उसको प्रूफ करने के लिए इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंटेंशन, ठीक है। इंटेंशन के साथ उसको करने का उद्देश्य क्या रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बिना उद्देश्य के, बिना इंटेंशन के कोई भी अपराध नहीं किया जाता है। यदि एक सामान्य व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है, मैं पागलों की बात नहीं कर रहा हूं, पागल व्यक्ति यदि कोई किसी का मर्डर कर रहा है, पागल व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि एक सामान्य व्यक्ति किसी भी तरीके का अपराध कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो ऐसा करेगा, ठीक है। अभियुक्त पीड़ित या उसके कुटुंब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जब तक अन्यथा साबित ना हो अभियुक्त को पीड़ित की जाति जनजाति की पहचान का ज्ञान था। मतलब जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता, जिस अपराधी ने अपराध किया है, कोर्ट ये एज्यूम करके चलेगी कि आप जब अपराध कर रहे थे तब आपको यह पता था कि वह एसटी एससी एक्ट से या जाति से संबंधित है और आपने जानबूझ के उस पर अपराध किया है। लेकिन यदि सामने वाला ये प्रूफ कर देता है कि साहब जब मैंने ये एक्ट किया, रॉन्ग एक्ट किया अगेंस्ट हिम, तब मुझे नहीं पता था कि ये एसटी एससी का एक्ट था, ठीक है। तो जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक कोर्ट एज्यूम करेगा कि साहब आपको पता था
ये अवधारणा रखेगा कि आपको पता था कि आप किसी न किसी तरीके से ये अपराध कर रहे हो और यह जानते हुए कर रहे हो कि वह ST/SC एक्ट से संबंधित है। फिर धारा 9 की बात करते हैं। धारा 9 में किसकी चर्चा की गई है? शक्तियों का प्रदान किया जाना। ठीक है, जैसे विशेष न्यायालय जो होते हैं या DSP को ST/SC एक्ट के अंतर्गत किस प्रकार की शक्तियां प्रदान करना है, थाना प्रभारी को कैसे करना है। तो जो हमारा राज्य होता है, जो हमारा स्टेट होता है, वो क्या करता है, DSP को वो शक्तियां दे सकता है कि हमेशा अन्वेषण आप करोगे, हमेशा जांच आप करोगे। तो इस तरीके की जो प्रमुख शक्तियां होती हैं, जो DSP पद पर रहेगा उसके पास जो शक्तियां होती हैं, उसके अलावा जो अलग शक्तियां उसको प्रदान की जाएंगी, उसके संदर्भ में इस सेक्शन में बात की गई है। क्या बोला गया है कि संहिता में इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए यदि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक, कौन? राज्य सरकार। यहां पर फिर से एक प्रश्न क्रिएट होता है और वो प्रश्न ये होता है कि शक्तियों के प्रदान करने का अधिकार किसे दिया गया है। वहां पर ऑप्शन में आपके सामने विशेष न्यायालय हो सकता है, उच्च न्यायालय हो सकता है, उच्चतम न्यायालय हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है और अंतिम में राज्य सरकार हो सकता है। ठीक है, भले ही मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद लिखा हुआ है, इसका मतलब कतई सरकार नहीं है। ठीक है, तो राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान करने का अधिकार है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। इसमें कुछ चीजें और बोली गई हैं। क्या बोली गई हैं? इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए जिले या उसके किसी भाग में राज्य सरकार किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ठीक है, राज्य सरकार किसी भी अधिकारी को कुछ शक्तियां, यहां पर इस लाइन पे ध्यान दीजिए, राज्य सरकार किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्या कर सकता है? कोई भी शक्ति अधिसूचित करेगा। वो न्यूज़पेपर में या राजपत्र में यह अधिसूचित करेगा कि अब से DSP को SC/ST से संबंधित ये शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। और ये शक्ति किसके द्वारा प्रदान की जाएगी? तो ये शक्ति राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। ऐसे जिले या उसके भाग में संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्ताव्य शक्तियां यथास्थित ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग या समूह के लिए विशिष्टता किसी विशेष उच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण, अभियोजन की शक्तियां क्या कर सकता है? प्रदान कर सकता है। तो विशेष प्रकार की शक्ति क्या हो सकती है? उसको प्राप्त हो सकती है और उस आधार पर क्या कर सकता है? वो काम कर सकता है। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है? आगे कुछ चर्चाएं करते हैं। आगे सेक्शन 10 की बात करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। यहां फिर से कौन सा प्रश्न क्रिएट होता है और कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि किस धारा के अंतर्गत, मतलब SC/ST के किस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना मतलब जिसपे अपराध प्रूफ हो गया है, उसको हटाए जाने से संबंधित किस धारा में वर्णन किया गया है? तो धारा 10 में इसकी बात की गई है। किसमें की गई है? धारा 10 में इस बात की बात की गई है। इसमें क्या बोला गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में सम्मिलित किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध करेगा, वहां वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से परे ऐसे मार्ग से होकर इतने समय के भीतर हट जाए। ठीक है, ऐसा लगता है विशेष न्यायालय को कि साहब ये और गंदा अपराध कर सकता है, तो पर्टिकुलर जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, ठीक है, कैसे घोषित होता है, क्या है, वो सारी चीजें आप संविधान में पढ़ोगे। तो ऐसी जगह यदि बोला जाता है, ऐसी जगह यदि बताया जाता है, तो वहां पर एक पर्टिकुलर बोला जा सकता है कि भैया आप इस क्षेत्र की सीमा को छोड़ के चले जाओ, आपको इस क्षेत्र में काम नहीं करना है या नहीं रहना है। विशेष न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर किए गए अभ्यावेदन पर, आगे क्या बोला गया है? अभ्यावेदन पर, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। आगे बोला गया है ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश को प्रतिसंहति या उपांतरित कर सकेगा। 30 दिन के भीतर आपको क्या, जो आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा उसको आपको मानना होगा और आपको
बाहर जाना होगा। ठीक है, उसी संदर्भ में कुछ बातें और बोली गई हैं। किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र में हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में, मतलब एक बार विशेष न्यायालय के द्वारा उस अनुसूचित क्षेत्र से किसी व्यक्ति को हटने का आदेश दिया गया है, वह हट भी गया है या हटने में असफल रहता है, नहीं हटता है, जबरदस्ती करता है, या हटने के पश्चात फिर से वो आकर रहने लगता है, उस संदर्भ में कौन सी प्रक्रिया, कौन सी प्रोसेस अपनाई जाएगी, इसके संदर्भ में जब बात की जाए तो वो सेक्शन 11 में इसके बारे में बात की गई है, सेक्शन 11 में इसके बारे में बातें की गई हैं। क्या बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के अधीन किसी क्षेत्र से हट जाने के लिए कोई निर्देश जारी किया गया है तो क्या क्या पालन होगा उस निर्देश पर। निर्देश किए गए रूप में हटने में असफल रहता है, ठीक है, हटने में असफल रहता है, तो इस प्रकार के हटने के पश्चात उपधारा 2 के अधीन विशेष न्यायालय किसी लिखित अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में ऐसे आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रवेश करता है तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा। मतलब यदि नहीं हटता है तो विशेष न्यायालय ये लिखित में कह सकेगा कि साहब इनकी गिरफ्तारी कर दो और जिस जगह में जाने के लिए इन्हें मना किया गया है वहां से उठा के बाहर फेंक दो। ठीक है, उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर जो विशेष न्यायालय निर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा में उसको क्या कर दिया जाएगा, हटवा दिया जाएगा, वहां से भगवा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, जो चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, आगे कहा गया है धारा 12 में, ये सारी धाराएं आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। टोटल 23 धाराएं हैं, मैंने पहले भी बताया है आपको, फिर से एक बार बता दूं कि टोटल 23 धाराओं की चर्चा की गई है, जिसमें धारा 12 में क्या कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, माप और फोटो आदि लेना संदर्भित है। धारा 10 में क्या बोला गया था, जगह से हटने के लिए, अनुसूचित क्षेत्र से हटने के लिए विशेष न्यायालय के द्वारा बोला गया था, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है आदेश दिया जा सकता है कि उनकी माप और फोटो आदि लेकर रख ली जाए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, उपधारा 2 के अधीन लिए जाने वाले माप या फोटो का यदि वो प्रतिरोध करता है, विरोध करता है कि नहीं भाई हम आपको ना तो फोटो देंगे, ठीक है, ना ही अपनी माप देंगे, उससे इंकार करने पर दंड संहिता की धारा 186 के अधीन उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, कौन सी धारा कौन सी चीज है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, मुख्य रूप से यही ऊपर की जो चीजें हैं आपसे वही पूछा जाएगा ज्यादा, क्योंकि आप लॉ की स्टूडेंट तो है नहीं कि बहुत डीप जाकर आपसे चीजों को पूछा जाएगा। तो कम से कम इस धारा में क्या चर्चा की गई है, किस चीज की चर्चा की गई है, उन सारी चीजों को आपको बना के रखना है, उन सारी चीजों को बता के रखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं धारा 13 में। धारा 13 में क्या बोला गया है, धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति। मतलब यदि धारा 10 के अधीन जो आदेश दिया जा रहा है, आपको हटने का आदेश दिया जा रहा है या दूसरे आदेश दिए जा रहे हैं, यदि आप उनका पालन नहीं करते हैं तो क्या दंड दिया जाएगा, इस बात की चर्चा किसमें की गई है, धारा 13 में चर्चा की गई है। किसमें की गई है, धारा 13 में चर्चा की गई है। धारा 13 में क्या बोला गया है कि वह व्यक्ति जो धारा के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा। क्या बोला गया है, वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, मतलब किसी को यदि हटने का आदेश दिया जा रहा है और वह वहां से नहीं हटता है या दूसरे आदेशों का यदि उल्लंघन करता है, तो फिर कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। मतलब उसको 1 वर्ष तक की, इसमें कम से कम नहीं बोला गया है, कितने भी दिन की सजा दे सकता है, 20 दिन की, 30 दिन की, 6 महीने की, 7 महीने की, लेकिन ये जो सजा दी जाएगी धारा 10 के का उल्लंघन करने पर जो सजा दी जाएगी उसकी अवधि कितनी होगी, 1 वर्ष से ज्यादा की सजा उसे नहीं दी जाएगी। ठीक है, मतलब 1 वर्ष तक की सजा दी जाएगी और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा।
कल मैंने आप लोगों को एक चीज स्पष्ट करी थी कि पढ़ते समय आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि यहां पर या शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। यदि या शब्द इस्तेमाल किया जाता तो मतलब उसको या तो इतने साल का दंड दिया जाएगा या फिर जुर्माना दिया जाएगा, लेकिन यहां पर या की जगह में और शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब इतना दंड तो 1 वर्ष का दंड उसको दिया ही जाएगा और साथ में क्या किया जाएगा, जुर्माना भी दिया जाएगा, ठीक है, लिया जाएगा उससे, जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अध्याय 4 की बात करते हैं, ठीक है। और ये व्यवस्थित चीजें आपको मिल जाएंगी। मैंने कल भी आप लोगों को बोला था कि बेयर एक्ट यदि आप लोग खरीद लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। यदि आपसे पूछा जाएगा कि अध्याय 4 के अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है, धारा 3 के अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है, ठीक है, धारा 15 में क्या है, ये सारी चीजें लिखी हुई मिल जाती हैं तो आप अच्छे तरीके से उसको याद कर सकते हो। और यहाँ के यदि आप लोग ग्रुप में जुड़ गए होंगे या जुड़ जाइए तो वहां पर भी ये सारी चीजें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी, ठीक है। आप देखिए, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ST/SC एक्ट के अंतर्गत या इस एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय का वर्णन किस अध्याय में किया गया है, तो वहां पर आपको अध्याय 4 करना है, ठीक है। अध्याय 4 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अब चलिए धारा की ओर बढ़ते हैं। आपको ये तो पता होगा कि जो हमारा अधिनियम है, मैंने शुरू में बताया भी था कि पहले अध्यायों में बटा हुआ है, अध्यायों में बटने के बाद वो क्या किया है कि प्रत्येक अध्याय में एक पर्टिकुलर सेक्शन ए से लेकर मतलब बी तक या 1 से 5 तक इस तरीके से इसको बांटा गया है, ठीक है। उसकी चर्चा हो गई है और आप लोगों को उसको पढ़ना भी है, याद भी करना है, ठीक है। चलिए धारा 14 की जब बात करते हैं तो विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय की बात की गई है, ठीक है। इसका उद्देश्य भी मैंने आप लोगों को बताया था, शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक जिलों के लिए एक न्यायालय स्थापित करेगी, परंतु ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के अधीन कम मामले में अभिलिखित किए गए हैं। अब यहां पर समझने वाली बात है कि आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। यहां पर पूछा जाएगा कि विशेष न्यायालय बनाने का प्रयोजन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कलेक्टर या दूसरी चीजें होंगी। तो यहां पर विशेष न्यायालय राज्य सरकार के द्वारा ही प्रयोजित किया जाएगा। याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार किसकी सहमति लेगा, ठीक है। उसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री की सहमति लेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज की सहमति लेगा, ह्यूमन राइट्स का जो अध्यक्ष है उससे सहमति लेगा, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से सहमति लेगा, या इनमें से किसी से सहमति नहीं लेगा। इस तरीके के ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, तो घबराना नहीं है। वहां पर आपको क्या टिक करना है, मुख्य न्यायमूर्ति। किसके मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट से है, हो सकता है कभी कभी वहां पर उच्चतम न्यायालय लिख दे और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश से इस विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी, ऐसा भी प्रश्न दिया जा सकता है या पूछा जा सकता है। तो आपको उसके लिए तैयार रहना है कि भैया उच्च न्यायालय की बात की गई है, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की बात यहां पर नहीं की गई है, ठीक है। तो ये बात क्लियर रखना है। इतनी बात मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि हो सकता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में घुमा के या तो स्टेटमेंट वाला प्रश्न आपको दे सकता है, या तो फिर ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन दे देगा जहां पर आपको कई तरह के कंफ्यूजन दिमाग में पैदा हो सकते हैं, कई तरीके की चीजों से आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, सारी चीजें आपको पता होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोला गया है कि वहां राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय होना निर्दिष्ट करेगा। मतलब वहां जो सेशन न्यायालय चल रहे हैं उनको या तो अलग से खुलवा सकता है या सेशन न्यायालय को ही कह सकता है कि आपको ऐसा करना है। परंतु यह कि इस प्रकार के स्थापित न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का सीधा संज्ञान लेने की क्या होगी, शक्ति होगी। पहली बात याद रखनी है,
राज्य सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन मामले यथासंभव 2 मास के अवधि के भीतर निपटाए जा सकें। तो ये जो 2 माह बताया गया है, इस पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिनियम में कितने महीने में उसको समाप्त करने की बात कही गई है, या भीतर निपटा कितने महीने के भीतर उसको निपटाए जाने की बात की गई है। तो 2 महीने उसका सही आंसर होगा, और आपको क्या करना है, उसको टिक करना है और उसके बारे में बातें करनी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, ठीक है, ठीक है, रिपीट हो गया है। आगे बोला गया है, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में प्रत्येक विचारण में कार्रवाइयां दिन प्रतिदिन के लिए जारी रहेंगी जब तक उपस्थित सभी साक्षियों की अभिलिखित होने वाले कारणों से उसको आगामी दिने से परे स्थगन करना आवश्यक नहीं पाता है। परंतु जब विचारण इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब विचारण यथासंभव आरोप पत्र को फाइल करने की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर उसको पूरा करने का प्रयास करेगी। मतलब 60 दिन भी दे सकता है और 2 महीने भी दे सकता है कि जो विचारण किया जा रहा है उस पर समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है 14 का में, धारा 14 का में क्या बोला गया है, अपीलों के बारे में बताया गया है कि विशेष न्यायालय के निर्णय से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसके बाद की अपील कहां की जा सकती है और अपील किस तरीके से की जा सकती है, उसकी चर्चा इस अधिनियम में की गई है। तो इसमें क्या बोला गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के लिए निर्णय, दंडादेश, आदेश जो अंतर्वर्ती है, आदेश के विरुद्ध अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में कहां पर की जा सकती है। तो आपको याद रखना है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। मतलब SC/ST एक्ट के अंतर्गत बनाए गए विशेष न्यायालयों से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो कहां पर अपील की जा सकती है, यह प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो आपको सही टिक क्या लगाना है, उच्च न्यायालय में टिक करना है कि उच्च न्यायालय में यह अपील की जा सकती है। ठीक है, अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि साहब अपीलें कहां पर की जा सकती हैं। ठीक, मतलब माफ करिएगा, अपीलों का वर्णन SC/ST एक्ट के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो अपीलों का अंतर ST/SC एक्ट के द्वारा 14 का में किया गया है। कहां किया गया है, 14 का में किया गया है। ठीक है, फिर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 378 की उपधारा में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय कि जमानत में मंजूर करने या ना मंजूर करने की किसी आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यहां एक बात याद रखिएगा, ये धारा 378 की जो बात की जा रही है, इसमें अग्रिम जमानत की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, अग्रिम जमानत के संदर्भ में बात की जा रही है कि किसकी, ये मतलब यदि अग्रिम जमानत के लिए आप विशेष न्यायालय पर कोई केस करते हैं या वहां पर अपनी अपील लेकर जाते हैं, यदि वहां स्वीकार नहीं की जाती है तो आप फिर कहां पर अपील कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अग्रिम जमानत के संबंध में यदि विशेष न्यायालय के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर अपील कहां पर की जा सकती है। तो इसके लिए आपको सही आंसर क्या करना है, उच्च न्यायालय, इसके लिए सही आंसर आपको लगाना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर आगे कुछ चीजें बोली गई हैं, तत्सम प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए, ठीक है, किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे निर्णय, दंडादेश, आदेश जिससे अपील की गई है 90 दिन के भीतर की जाएगी। मतलब यहां पर कभी आपसे पूछा जाए कि अपील का समय क्या है या कितनी अवधि के अंतर्गत अपील की जा सकती है, तो बोला गया है कि साहब 90 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, अपील करना होगा। जैसे विशेष न्यायालय समझ लीजिए कि आज कोई निर्णय देता है, आप निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो सोच लीजिए आराम से, लगभग 3 महीने सोच लीजिए, लेकिन 3 महीने के अंदर मतलब 90 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, अपील करना होगा। परंतु उच्च न्यायालय 90 दिन के उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात ऐसे अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के 90 दिन के भीतर अपील करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट जो है
वो 90 दिन में ही अपील, एक चीज तो ये बोली गई, समझिएगा इसको थोड़ा सा गहराई से समझिएगा इस बात को। एक चीज ये बोली गई कि यदि आप विशेष न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो 90 दिन के भीतर आपको हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार दिया गया है, सामान्य सी भाषा बोली गई है। लेकिन साथ ही दूसरी बात ये भी जो बोली गई है कि यदि आप 90 दिन के अंदर अपील नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब नहीं है कि आप अपील नहीं कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो, लेकिन सही रीजनेबल मतलब सही रीजन बताते हुए आप 90 दिन के बाद भी अपील कर सकते हो। अब जो रीजन आप दे रहे हो कि साहब हम 90 दिन के अंदर अपील नहीं कर पाए हैं, जो रीजन आप दे रहे हो यदि कोर्ट के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाता है, उसको मान्यता प्रदान कर दी जा सकती है, कर दी जाती है, तब तो ठीक है, आप अपील कर दो, वो स्वीकार कर ली जाएगी। ठीक है, मतलब आपके कारण को स्वीकार करना किस पे डिपेंड करेगा? दैट थिंग इज डिपेंड ऑन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पर निर्भर करेगा कि उस चीज को वो स्वीकार कर रहा है या नहीं स्वीकार कर रहा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। परंतु यह कि कोई अपील 180 दिन की अवधि के समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं की जाएगी। तीसरी चीज जो बोली गई है, तीन चीजें बोली गई हैं, समझिएगा। विशेष न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है, आप उस निर्णय से संतुष्ट नहीं रहते हैं तो हाई कोर्ट में आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात बोली गई है, अपील कर सकते हो कितने दिन के अंदर? 90 दिन के अंदर। ठीक है, दूसरी बात ये बोली गई है कि यदि 90 दिन के अंदर आप कोई अपील नहीं कर पाते हो, आप हाई कोर्ट के सामने एक सुटेबल रीजन प्रस्तुत करते हो, प्रेजेंट करते हो कि इस कारण से हमने अपील 90 दिन के अंदर नहीं कर पाई है। यदि कोर्ट को वो रीजन सुटेबल लगता है तो वो आपकी अपील को एक्सेप्ट कर लेगी, नहीं तो नेग्लेक्ट कर लेगी, तो वहां भी अपील किया जा सकता है। तीसरी और अंतिम बात यह है कि 180 दिन बाद, ठीक है, मतलब 6 महीने बाद किसी भी हालत में आपकी अपील को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर बोली गई है। ये तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि उपधारा 1 में की गई प्रत्येक अपील का निपटारा यथासंभव अपील ग्रहण करने की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर होगा, मतलब 90 दिन के भीतर होगा। यहां भी यही बोला गया है कि विशेष न्यायालय के बाद हाई कोर्ट में जो अपील की गई है, ठीक है, हाई कोर्ट में जो अपील की गई है उस अपील का निपटारे की जो बात की गई है या निपटारा जो बोला गया है, वो निपटारा भी कितने दिन में बोला गया है? 90 दिनों के अंदर अंदर उन्हें वह निपटारा करना होगा। कितने दिनों के अंदर अंदर? 90 दिनों के भीतर भीतर उसे वह निपटारा करना होगा। ये सारी चीजें किसमें बोली गई हैं? 14A में बोली गई हैं। ठीक है, तो अपील से संबंधित यदि धारा पूछा जाए कि अपील से संबंधित कौन सी धारा है, उसमें कौन सी अपीलें की जा सकती हैं, पहला प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस तरीके की अपील की गई है, की जाती है। तो मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया है 90 दिन वाला, कि भाई 90 दिन में अपील होगी। 90 दिन में यदि अपील नहीं कर सकते हो तो आपको एक सुटेबल रीजन देना होगा। सुटेबल रीजन देने के बाद वो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो आपकी अपील को एक्सेप्ट करते हैं कि नेग्लेक्ट करते हैं। और ये जो लाइन बोली गई है, ये बोला गया है कि यदि कोर्ट के द्वारा जिस डेट से एक्सेप्ट किया जाएगा उस अपील को, उस दिन के 90 दिन के भीतर, क्या बोला गया है? उस दिन से 90 दिन के भीतर हाई कोर्ट को यह निर्णय सुनाना पड़ेगा या जो भी है आदेश देना पड़ेगा। जो भी चीजें हैं वो 90 दिन के अंदर निपटारा कर देगा। ठीक है, तो कभी भी इसमें क्या होता है, इस वाला ये वाला जो धारा है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने की संभावना रहती है। ठीक है, इसलिए आपको बहुत संभल के 14A से संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो बड़े अच्छे से उसको आपको क्या करना है, पहले पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये चीज समझनी है कि साहब सही है, गलत है, 90 दिन किस संदर्भ में पूछा जा रहा है, अपील के बाद वाला पूछा जा रहा है या अपील करने से संबंधित चीजें पूछी जा रही हैं, तो वो सारी चीजें वहां पर पूछ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या रहना है, तैयार रहना है। आगे बोला गया है धारा 15 में। धारा 15 में सीधा आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। क्या प्रश्न पूछा जाएगा? विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक की नियुक्ति से संबंधित जो चर्चा की गई है
वो किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो धारा 15 के अंतर्गत की गई है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 15। धारा 14 में क्या है? धारा 14A में क्या है? धारा 15 में क्या है? और हो सकता है कि आप, अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहां पर आपसे कुछ इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि एक तो वो आपका यहां पे क्या बना सकते हैं, धारा वाला पॉइंट बना सकते हैं, एक सेक्शन दे सकते हैं, ठीक है, और यहां पर वो दे सकते हैं विषय, ठीक है, ये चीज आपको दी जा सकती है। अब यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर A B C D, ठीक है, यहां पर सेक्शन लिख देंगे, सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 15 या सेक्शन 16, ठीक है। उसके बाद अलग अलग विषय लिख देंगे, यहां पे किस सेक्शन में क्या है, और आपको कहा जा सकता है कि यहां पे जोड़ी बनाइए, क्या सही है क्या गलत है, और उसके नीचे लिख सकते हैं कि ए जो है बी से रिलेट कर रहा है, ठीक है, यहां भी ए बी सी डी कर देगा, जो भी रहेगा संख्या लिख देगा। तो उसको ज्वाइंट करने के लिए आपसे बोला जा सकता है कि कौन सी चीजें यहां पर ज्वाइंट हो रही हैं। तो क्वेश्चन पूछने का एक दूसरा जो तरीका है ये भी हो सकता है, और इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको क्या रहना है, तैयार रहना है, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर होंगी आई थिंक। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोला गया है कि धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक, एक हिसाब से देखा जाए तो जो एडीपीओ होते हैं, सरकारी जो वकील होते हैं, उनके संदर्भ में बात की जा सकती है, ठीक है। तो अब पढ़िएगा इस चीज को, क्या बोला गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक निर्दिष्ट करेगा, मतलब नियुक्ति करेगा। अब यहां पर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है कि धारा 15 के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी, विशेष न्यायालय के द्वारा की जाएगी, मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी, या फिर राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी? तो आपको आंसर में किसके साथ जाना है? आपको आंसर में राज्य सरकार के साथ जाना है, क्योंकि लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? तो राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। इस लाइन को याद रखना है। तो कैसे प्रश्न बनेगा उस पे मैंने चीजें ये बता दी। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि विशेष लोक अभियोजक का वर्णन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 15 के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की बात की गई है, विशेष बात की गई है, ठीक है। फिर जो आगे का प्रश्न है, आगे की बात क्या बोली गई है कि किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय में काम किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति करेगा। इसमें दूसरी चीज क्या बोली गई है? दूसरी चीज ये बोली गई है, फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि धारा 15 के अंतर्गत जिस विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जानी है, उसके लिए क्या शर्तें हैं? ठीक है, कुछ इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उसके लिए क्या शर्तें हैं या क्या वर्णन किया गया है उसके लिए। तो उसमें यह बोला गया है कि कम से कम 7 वर्ष की अधिवक्ता के रूप में उसको क्या करना चाहिए, मतलब 7 वर्ष की उस व्यक्ति को प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, तभी वो विशेष लोक अभियोजक के रूप में राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है और राज्य सरकार को क्या किया जा सकता है, कर सकता है। ठीक है, राज्य सरकार उसकी नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालय, माफ करिएगा, राज्य सरकार विशेष न्यायालय के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनन्य लोक अभियोजक को निर्दिष्ट करेगा या ऐसे किसी
अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो। ठीक है, तो अनन्य विशेष न्यायालय में भी वही बात दोहराई गई है जो विशेष न्यायालय के लिए दोहराई गई है। तो इन सारी चीजों को क्लियर रखना है। कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, पहले तो धारा से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इस चीज को किस धारा के अंतर्गत किया गया है। फिर पूछ लेगा कि भैया इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। फिर आगे का प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जानी है उस नियुक्ति करने के लिए कौन सी शर्तें रखी गई हैं, तो उस शर्त से संबंधित चीजों को आपको बता देना है और सारी चीजों को इसके अंतर्गत रखना है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, आगे की जब बात करते हैं तो आगे धारा 15 का की बात करते हैं। ठीक है, अभी धारा 15 की बात, इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें लिखा होगा धारा 15 के अंतर्गत है, धारा 15A के अंतर्गत है, का के अंतर्गत है, 15B के अंतर्गत है। आप याद कर पा रहे हैं, जो धारा 2 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 2A में ये परिभाषा है, जिस तरीके से वो टफ है, तो थोड़ा सा इनके धारा और धारा में कौन से विषय का वर्णन किया गया है, इन दोनों चीजों को पढ़ना थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, उन चीजों को बड़े अच्छे से पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है कि कम से कम धारा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएं वो किसी भी तरीके से गलत ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 15 का में क्या बोला गया है, पीड़ित और साक्षी के अधिकार। ठीक है, मतलब जो ST/SC का व्यक्ति है उसको जो पीड़ित कहलाएगा वो, तो उसके क्या अधिकार है पहली बात तो, और जो साक्ष्य देने वाले हैं मतलब एविडेंस प्रस्तुत करने वाले हैं, गवाही देने वाले लोग हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उनका वर्णन किसमें किया गया है, धारा 15 का में किया गया है। किसमें किया गया है, धारा 15 का में किया गया है। इस बात का वर्णन आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या बोला गया है, राज्य का किसी प्रकार के अभित्रास, प्रपीड़न, उत्पीड़न या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीड़ितों, उसके आश्रितों, साक्षियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना कर्तव्य और उत्तरदायी होगा। ठीक है, यहां पर सीधा ये बोला जा रहा है कि साहब राज्य सरकार या राज्य उन लोगों को संरक्षण प्रदान करेगी, उन लोगों को संरक्षित करेगी जो पीड़ित है। ठीक है, जिनके ऊपर अपराध किया गया है, केवल उनको संरक्षित नहीं करेगी बल्कि उनके परिवार को भी संरक्षित करेगी। साथ ही उनके लिए जो गवाही देने वाले हैं, जो साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले हैं, उनके संरक्षण की बात भी धारा 15 का के अंतर्गत किया गया है और कहा गया है कि आपको क्या करना है, राज्य का ये उत्तरदायित्व होगा कि उन दोनों की सुरक्षा की जाए। ठीक है, तो पुलिस आप देखेंगे कि 24 घंटे उसके घर के सामने खड़ी है, वो कहीं भी जा रहा है तो पुलिस उसको लेके जा रही है, पुलिस उसको लेके आ रही है। तो ये सारी चीजें धारा 15 का के अंतर्गत बताया गया है। आगे इसी में बोला गया है कि पीड़ित से निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ और किसी ऐसे विशेष आवश्यकता के साथ जो पीड़ित की आयु या लिंग या शैक्षणिक अलाभ या गरीबी के कारण उत्पन्न होती है, व्यवहार किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने 14 में क्या पढ़ा है, धारा 14 में लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। किसकी नियुक्ति की जाएगी, जो 7 साल तक प्रैक्टिस में रहा है उसकी नियुक्ति की जाएगी। अब आगे ये बोलता है कि भैया कोई पीड़ित यदि उसके पास पैसे नहीं है केस लड़ने के लिए, या किसी भी तरीके से गरीब है, अनपढ़ है या दूसरी चीजें हैं, तो सरकार के द्वारा उस तरीके की मदद भी की जाएगी। ठीक है, किसकी मदद की जाएगी, पीड़ित की मदद की जाएगी। या हो सकता है साक्षी भी इसी तरह से हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो इन सारी चीजों के लिए उसको एक लोक अभियोजक दिलवा दिया जाएगा, एक सरकारी वकील दिलवा दिया जाएगा कि साहब ये आदमी है जो आपकी मदद करेंगे हर तरीके से केस लड़ने के लिए। तो ये दोनों चीजें इसके अंतर्गत बोली गई हैं, इसके अंतर्गत बात की गई है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ और चीजें बोली गई हैं, उनको समझ लेते हैं। तो आप समझ रहे हैं, अब जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पहला प्रश्न तो यही होगा कि साक्षी और पीड़ित को संरक्षण प्रदान करने से संबंधित बात किस धारा के अंतर्गत की गई है, पहली बात। दूसरी बात ये बोली जाएगी कि किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाएगा, अधिनियम में किसकी चर्चा की गई है, तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा।
फिर तीसरी चीज जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण प्रदान करने की बात धारा 15 में की गई है। ठीक है, तो उसमें 3 ऑप्शन दे देगा, उसमें से हो सकता है एक ऐसा ऑप्शन लिख दे जो इसमें ना बोला गया हो, तो वो क्वेश्चन गलत होगा। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है वो बात बता के आगे निकल जाना है। ठीक है, इसमें और बोला गया है कि किसी पीड़ित या उसके आश्रित को किसी न्यायालय की कार्रवाई के युक्त यथार्थ और समय से सूचना का अधिकार होगा। इसमें यह भी बोला गया है कि विशेष न्यायालय में, जैसे मैंने आपको बोला कि कई सारे पीड़ित ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, जिनको कानून लॉ के बारे में नहीं पता होगा, तो इसमें बोला गया है कि उनको इस चीज से अवगत कराया जाएगा कि तुम्हारी पेशी कब है, तुमको कब आना है, ठीक है, कितने बजे आना है, किस तारीख को आना है। यदि वो नहीं आ पा रहा है तो आपको आने की भी सुविधा बनानी पड़ेगी। तो ये सारी बातें इस अधिनियम के अंतर्गत बोली गई हैं। फिर जिसमें जमानत प्रक्रिया सम्मिलित है, ठीक है, जमानत प्रक्रिया सम्मिलित, विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार पीड़ित को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्रवाइयों के बारे में सूचित करेगा। कौन सी कार्रवाई की जा रही है, कौन सी धारा लगाई जा रही है, कौन सी इस धारा के अंतर्गत कितनी सजा दी जाएगी, किस प्रकार से सजा दी जाएगी, तो उन सारी बातों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। इसके अंतर्गत उन सारी चीजों को बताया गया है। फिर आगे बोला गया है किसी पीड़ित या उसके आश्रित को यथास्थित विशेष न्यायालय का या अनन्य न्यायालय को क्या किया जाएगा, अनन्य न्यायालय जो है किन्हीं दस्तावेजों या साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को सम्मन प्रदान करना, उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा। ठीक है, ये सारे अधिकारों का वर्णन किसके लिए किया गया है, पीड़ित और साक्षी के लिए किया गया है। ठीक है, पहली बात ये याद रखना है। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है वो बात याद रखनी है। तीसरी बात याद रखनी है कि साहब कौन कौन से संरक्षण की बात की गई है, किस प्रकार के सहायता की बात की गई है, उस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारी बातें याद रखनी है। फिर राज्य संबंध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को किसी पीड़ित या उसके आश्रित सूचनाकर्ता या साक्षियों को प्रदान किए गए संरक्षण के बारे में सूचित करेगा और ऐसा न्यायालय प्रस्थापित किए गए संरक्षण का आवधिक रूप से पुनर्वलोकन करेगा और समुचित आदेश पारित करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि उसको एक बार में सूचना नहीं मिल पा रही है तो वो फिर से सारी चीजों को पुनरावलोकन करेगा और पुनरावलोकन में यदि ये बात समझ में आती है कि जो पीड़ित है उसको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो उस तरीके से वो दूसरी व्यवस्था करेगा कि भाई सारी बातें उसको समझ में आए, सारी चर्चा उसके माध्यम से की जाए, बताया जाए। फिर आगे बोला गया है कि अन्वेषण अधिकारी और थाना अधिकारी पीड़ित सूचनाकर्ता या साक्षियों के अभित्रास, प्रपीड़न, उत्पीड़न, हिंसा या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध शिकायत को अभिलिखित करने का कर्तव्य करेगा। उसने ये कहा है कि जो जांच कर रहा होगा अधिकारी या जो थाना अधिकारी होगा, यदि कोई साक्षी या कोई पीड़ित थाने में आकर कहता है कि साहब हमारे साथ गलत हो रहा है, हमको बार बार डराया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है कि तुम मतलब गवाही देने मत जाना, या पीड़ित को कहा जा रहा है कि तुम केस वापस ले लो नहीं तो तुम्हारे साथ हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ठीक है, या किसी प्रकार की हिंसा या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, धमकियां मिलती हैं, तो उसके विरुद्ध भी उनका कर्तव्य होगा कि वह इन सारी चीजों से उनकी रक्षा करें, उनको बचाएं। ठीक है, चाहे वह मौखिक रूप से हो या लिखित में दी गई हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक फोटो प्रति उनको तुरंत निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है, मतलब इस संदर्भ में यदि कोई पीड़ित या साक्षी ये रिपोर्ट लिखवाता है कि हमको धमकी दी जा रही है, तो रिपोर्ट लिखने के बाद उसकी एक प्रति क्या दी जाएगी, उसको भी प्रदान की जाएगी, जो रिपोर्ट लिखवाने आया है उसको भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक की चीजें। चलिए आगे बोला गया है इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित सभी कार्रवाइयों की वीडियो अभिलिखित भी होगा, मतलब वीडियो भी बनाया जाएगा। तो ये सारी बातें बोली गई हैं। ठीक है, आगे भी इसमें संबंधित कुछ बातें बोली गई हैं, उनको भी समझ लेना जरूरी है क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनते हैं। क्या बोला गया है कि संबद्ध राज्य का न्याय प्राप्त करने में पीड़ितों, साक्षियों
के निम्नलिखित अधिकारों और हकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित स्कीम विनिर्दिष्ट करने का कर्तव्य होगा। क्या क्या होगा, क्या क्या कर्तव्य होंगे, जरा एक नजर इन कर्तव्यों पर डालते हैं। तो कर्तव्य होगा कि अभिलिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट, मतलब जिनको FIR कहा जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR जो होता है, ठीक है, निशुल्क प्रति, उसकी जो प्रति होगी वो निशुल्क प्रदान की जाएगी इनको, पीड़ित और साक्षियों को। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इसमें बोली गई है कि अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों को नगद या वस्तु में तुरंत राहत प्रदान की जा सकेगी। ठीक है, जैसी भी राज्य सरकार की व्यवस्था बन पाएगी, यदि कुछ नगद दिया जा सके तो उसकी व्यवस्था राज्य सरकार करेगा, या दूसरे तरीके से भी किसी प्रकार की सहायता की जा सकती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या बोला गया है कि अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या साक्षियों को आवश्यक संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसकी चर्चा हमने कर ली है। आगे मृत्यु या उपहित या संपत्ति को नुकसान के संबंध में राहत प्रदान की जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी के घर में, उसके घर में मृत्यु हो जाती है, उसकी बहन है अकेली, या उसके माँ बाप कभी अकेले हो जाते हैं, या इस तरीके से स्थिति बन जाती है कि उसकी डेथ हो जाती है, तो वहां भी राज्य सरकार जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हेल्प करेगा, उनकी सहायता करेगा और चीजों को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, फिर पीड़ितों को खाद्य या जल या आश्रय या कपड़े, चिकित्सकीय सहायता या परिवहन सुविधा, प्रतिदिन भत्ते की व्यवस्था की जाएगी। ये भी बोला गया है कि भैया जो पीड़ित है, यदि उसको इतना वो मजबूत नहीं है कि वो अपने खाने की व्यवस्था कर पाए या अपने उचित व्यवस्था कर पाए खाने के लिए, ठीक है, तो खाद्य या जल या आश्रय, ठीक है, उसके रहने की भी व्यवस्था नहीं है तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। कपड़े नहीं है तो कपड़े की व्यवस्था की जाएगी। यदि वो किसी तरीके से बीमार है, या हो सकता है पीड़ित जो है वो इतनी चोट लग गई उसको कि वो एक लंबी बीमारी से ग्रसित हो गया, या किसी भी तरीके का, ठीक है, परिवहन के लिए यदि सुविधा नहीं है, तो साक्षी के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो उसको आके बुलाया जा सके, तो वो सारी चीजें प्रदान करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं, सारे संरक्षण उसको प्रदान किए जाएंगे, उसकी सहायता की जाएगी और आगे बढ़ाया जाएगा। अत्याचार से पीड़ितों और उनके आश्रितों को भरण पोषण व्यय प्रदान किए जा सकेंगे। ठीक है, फिर जब विशेष न्यायालय उस पर निर्णय देता है, विशेष न्यायालय देखता है कि उसकी स्थिति किसी, अब जैसे कल जब हम धारा 3 की बात कर रहे थे, धारा 4 में मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ ऐसे अत्याचारों की बात की गई है जिनको क्या माना गया है, अपराध माना गया है। मैंने उन अपराधों में एक अपराध मैंने आपसे जो चर्चा करी थी, वो किस अपराध के बारे में चर्चा करी थी कि यदि किसी का घर ही जला दिया जाता है पूर्ण रूप से, सीधी सी बात है यार, यदि किसी का घर जला दिया जाता है तो मतलब सब कुछ उसका खत्म हो गया, ना तो उसके खाने के कोई ठिकाना है, ना रहने का कोई ठिकाना है, ना उसके पास कपड़े हैं, ठीक है, कुछ मूलभूत आवश्यक चीजें जो उसके पास रही होंगी वो भी खत्म हो गया, मतलब एक हिसाब से उसके पास कुछ नहीं है। तो विशेष न्यायालय जो होते हैं, इनके संदर्भ में जो बनाए जाते हैं, इनके संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, तो निर्णय देते समय इस बात का वो हमेशा ध्यान रखते हैं विशेष न्यायालय वाले कि भैया इनकी स्थिति कैसी हो गई है उस घटना के बाद, उसका पूरा घर जो जल गया है, वो सारी चीजें हैं, तो फिर विशेष न्यायालय विशेष रूप से उन लोगों को क्या करता है, सुविधा करने का, उनके भरण पोषण का राज्य को आदेश देता है कि साहब आपको ये चीजें करनी है, इनके रहने की व्यवस्था करनी है, इनके खाने की व्यवस्था करनी है, इनके कपड़े पहनने की व्यवस्था करनी है। इससे आगे बढ़कर यदि ऐसी स्थिति बनती है कि समझिए कि उसके घर में उसके माता पिता भी रहते थे, वो बीमार हैं, तो माता पिता से को चिकित्सा से संबंधित सुविधाएं प्रदान कर दी जाती हैं। उससे संबंधित ऐसा है कि समझ लीजिए किसी के शादी वाला घर है, उसकी बहन की शादी होने वाली रहती है, उसी बीच में कुछ लोग आते हैं, उसके घर में आग लगा देते हैं और सब कुछ चीजें जल जाती हैं, तो उसकी बहन की शादी का भी यदि कोर्ट उचित समझे, समझ रहे ना, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो उस प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए, उस प्रकार का संरक्षण प्रदान करने के लिए जो विशेष न्यायालय होते हैं वो राज्य सरकार को आदेशित कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है, और इन चीजों को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है।
इसी संदर्भ में कुछ और बातें बोली गई हैं, क्या बोली गई हैं उन पर एक नजर डालते हैं। इसी संदर्भ में बोला गया है कि शिकायत करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट के रजिस्टर करने के समय अत्याचार से पीड़ितों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सकेगी। मैंने इसकी चर्चा पहले भी करा है, लेकिन ये वाली बात यहाँ पर भी सम्मिलित है कि जो पीड़ित है उसको बताया जाएगा कि किन किन मुद्दों पर एफआईआर की गई है। ठीक है, यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हम तुम्हारे लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति करवाएंगे। ठीक है, उसके अलावा पीड़ित और कुछ यदि चाहता है, किसी भी प्रकार का संरक्षण चाहता है, वो बोलता है कि हमको धमकियां दी जा रही हैं, जो भी है, उसके लिए भी राज्य सरकार जो है हर तरीके से व्यवस्था कराएगा, हर तरीके से चीजें उनको उपलब्ध कराएगा और उनको संरक्षण प्रदान करवाएगा। ठीक है, अभित्रास या उत्पीड़न के अत्याचार के पीड़ितों, उनके आश्रितों और साक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये बात मैंने पहले भी चर्चा करी है, पहले भी आप लोगों को बताया है कि केवल पीड़ितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा बल्कि पीड़ितों के परिवारों का भी ध्यान रखा जाएगा। इसी प्रकार की बात साक्षी पर भी लागू होती है, मतलब जो साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला होता है, साक्षी जैसे गवाही देने वाला जो व्यक्ति होता है या दूसरे तरीके का, उनको भी किसी न किसी तरीके से सहायता प्रदान की जाएगी और ये सारी चीजें उसके अंतर्गत सम्मिलित होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चर्चाएं करते हैं, कुछ और बातें करते हैं इसके संदर्भ में। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे किस में आते हैं, आगे बात करते हैं हम अध्याय 5 में प्रकीर्ण, मतलब जो अन्य बातें बोली गई हैं, कौन कौन सी बातें बोली गई हैं। तो अभी तक के अधिनियमों, अभी तक की धाराओं के बारे में जो मैंने विस्तृत रूप से आपको समझाया है, उन्हीं में से मैंने ये भी बताया है कि आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि किस धारा में किस विषय की चर्चा की गई है। पहली बात वो ध्यान रखना है। दूसरी बात, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी बता दिया है मैंने, तो उस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के जो चीज मैंने पढ़ाई है, एक ही बार में सब कुछ करने की कोशिश मत करिएगा कि हम एक ही बार में क्लास एक ही बार लें, एक ही बार पढ़ लें, इसको हम नोट डाउन भी कर लें, एक ही बार में याद कर लें ना। पहले आपको क्या करना है कि एक बार क्लास ढंग से देख लेना है, क्लास को समझ लेना है, इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। कल वाली क्लास जब आप देखेंगे तो उससे चीजें और स्पष्ट होंगी। डायरेक्ट दूसरी क्लास को मत देखिए, पहले पहली क्लास को देख लीजिए, तो आप लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है। ठीक है, फिर अब बढ़ते हैं धारा 16 में बात करते हैं। 16 में बोला गया है कि राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति। सामूहिक जुर्माने का मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है कि एक गांव के जो अस्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, वो एक साथ मिलकर जो कमजोर एसटी एससी वर्ग के लोग रहते हैं उन पर हमला बोल देते हैं। तो यहाँ पर इसका भी प्रावधान किया गया है कि जो विशेष न्यायालय है या राज्य सरकार जो है सामूहिक जुर्माना लगा सकता है, मतलब उन सभी प्रभावशाली लोगों पर वो सीधा लिख सकता है कि इस मोहल्ले के लोगों पर ये जुर्माना लगाया जा रहा है। तो इसके संदर्भ में बात कहां पर की गई है, तो धारा 16 के अंतर्गत इस संदर्भ में बात की गई है कि राज्य सरकार के सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति की बात की गई है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 का के उपबंध जहां तक हो सके इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने, वसूल करने, प्रयोजनों के लिए उससे संबंध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होगा। तो सीधा आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है यहाँ पर कि राज्य सरकार के सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत बताई गई है, तो उसका सही आंसर आप लोगों को क्या करना है, उसका सही आंसर धारा 16 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इस चीज के बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी है और बताई है कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। धारा 17 विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई से संबंधित बात किसमें की गई है, तो धारा 17 में जो है विधि और व्यवस्था तंत्र से निवारक से संबंधित बातें की गई हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, मतलब डीएसपी पद का होना चाहिए। ठीक है, डीएसपी के पद का होगा तो वही क्या
इत्तिला प्राप्त होने पर, मतलब जब सूचना प्राप्त होगी तो ऐसी जांच करने के पश्चात जो है आवश्यक समझे विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा SC ST के नहीं है जो उसकी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर निवास करते हैं या बार बार आते जाते हैं। मतलब इस तरीके की जो चीजें की जाएंगी वो DSP पद पोस्ट के ऊपर वाले व्यक्ति ही ऐसा करेंगे, ऐसी चीजें बताएंगे जो चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं आप लोगों को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है इसी के अंतर्गत, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना या उन्होंने अपराध करने की धमकी दी है और उसकी यह राय की कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा। मतलब किसी क्षेत्र को, पर्टिकुलर क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र, कौन सा अधिकारी? जो DSP पद से ऊपर का है, मतलब कम से कम DSP तो रहेगा ही। ठीक है, शांति और सदाचार बनाए रखने या लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा। इसका वर्णन धारा 17 में किया गया है, जो आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीजें बोली गई हैं? आगे बोला गया है धारा 18 की बात करते हैं। धारा 18 में अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू ना होना। ठीक है, 438 में किस बात की चर्चा की गई है? तो 438 में यहां पर आपको याद रखना है, जो धारा 438 की बात की जा रही है, ये धारा 438 IPC की धारा के अंतर्गत अग्रिम जमानत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अग्रिम जमानत की बात कर रहा है। इस बात पर ध्यान देना है। इसमें क्या बोला गया है? ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध पर लागू नहीं होगी। ये बात धारा 438 के अंतर्गत धारा 18 में बोला गया है। फिर धारा 19 की बात करते हैं तो धारा 19 में क्या बोला गया है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये जो नीचे की धाराएं हैं, ऊपर की धाराएं तो आपको याद रखना है, जो चीजें मैंने बताई हैं उनको याद रखना है, लेकिन ये 16-17 वाली जो प्रकीर्ण वाली धाराएं हैं, जो अन्य बातें बताई गई हैं इनके अंतर्गत, उसमें आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि साहब इस धारा में कौन सी बात बोली गई है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तब आप क्वेश्चन यदि पूछे जाएंगे इस धारा के अंतर्गत कौन सी बात है, इस धारा के अंतर्गत कौन सी बात नहीं है, तो वो सारी बातें वहां पर कर सकते हैं। तो इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध लागू ना होना। धारा 360 जो है एक नॉर्मल वे पे आप समझ लीजिए कि ये नाबालिग से संबंधित बातें कर रहे हैं, कि जो नाबालिग हैं उनके संदर्भ में कौन सी बात की जा रही है। 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनके बारे में भी ये बात बोली गई है। उसमें बोला गया है कि संहिता की धारा 360 में यही बात नाबालिग से संबंधित बातें की गई हैं। धारा 360 के उपबंध और अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 के उपबंध 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है। इसमें सीधा सा बोला गया है कि भैया ये लागू होगा उन लोगों पर भी। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया है? आगे की बातें करते हैं तो धारा 20 में कौन सी चीजें बोली गई हैं, थोड़ा सा उस पर नजर डालते हैं। तो धारा 20 में बोला गया है अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। ठीक है, इसमें सीधी सी बात ये बोली गई है, इस अधिनियम में जैसे अन्यथा उपबंधित है के सिवा इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ी प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए प्रभावी होंगे। मतलब इसमें सीधी सी बात ये बोली गई है कि आप इस बात से निकल नहीं सकते हैं कि आप ये बोलें कि ऐसी रूढ़ी चली आ रही है, ऐसी प्रथा चली आ रही है। आप यह कहकर भी नहीं बच पाएंगे कि आप बोलेंगे कि यार उस अधिनियम में तो ये चीज बोली गई है, उस अधिनियम में हमको ये अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें ये बात आप लोगों के दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि कोई दूसरा एक्ट हो, कोई दूसरा अधिनियम हो,
कोई वर्षों से चली आ रही रूढ़ी हो, कोई वर्षों से चली आ रही प्रथा हो, जब आप अपना बचाव कर रहे होंगे तो ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये रूढ़ी चली आ रही वर्षों से इसलिए हमको अपराधी ना बनाया जाए। ऐसा करना अपराध कभी नहीं माना गया है भारतीय इतिहास में। तो इन सारी चीजों को कह के आप अपना डिफेंस नहीं कर सकते हो, बल्कि आपको इस अधिनियम में लिखी हुई बातों के अनुसार आपको दंडित किया जाएगा। यदि आपने कोई गलत काम किया है तो आपको अपराधी ठहराया जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप कह के अपना डिफेंस नहीं बचा सकते हैं, अपना डिफेंस नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे की बात करते हैं तो धारा 21 में बोला गया है कि अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य है कि वह ऐसी धाराओं को सुचारू रूप से, इस अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करे। राज्य सरकार ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो कि केंद्रीय सरकार इस निमित्त बनाए हुए अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे उपाय करेगी। विशिष्टता और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपायों के अंतर्गत कैसे क्या क्या करेगी, ऐसे व्यक्तियों को जिन पर अत्याचार हुआ है न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं और सहायता प्रदान करेगी, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी करा है। लेकिन सरकार के अलग से कर्तव्य भी किसमें बताए गए हैं, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए सरकार के कर्तव्यों की चर्चा किस धारा के अंतर्गत की गई है, तो धारा 21 के अंतर्गत की गई है। इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आगे की जब बात करते हैं तो आगे क्या बोला गया है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण विचारण के दौरान साक्षियों जिनके अत्याचारों से पीड़ित व्यक्ति भी हैं, यात्रा और भरण पोषण व्यय, ठीक है, अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था की जाएगी। इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारंभ करने और उनका पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति होगी। मतलब कोई राज्य सरकार ये नहीं कह सकता कि हमारे पास अधिकारियों की कमी है, हम इसकी जांच कराने में असमर्थ हैं, या ये चीजें कह के राज्य सरकार भी बचकर नहीं निकल सकती, बल्कि राज्य सरकार को भी भलीभांति तरीके से इनको लागू करने के लिए अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन करना है वो क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, केंद्रीय सरकार ऐसे उपाय करेगी जो उपधारा 1 के अधीन राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों में समन्वय करने के लिए आवश्यक हो। केंद्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में स्वयं उसके द्वारा या राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट रखेगी। इसमें कहा गया है कि संसद में प्रत्येक राज्य को एक रिपोर्ट रखनी होगी कि साहब ST SC से संबंधित जो मुकदमे आपके पास आए हैं या जो अपीलें आपके पास की गई हैं उसके संदर्भ में आपने उनकी मदद किस प्रकार से की है, उनकी मदद के लिए आपकी राज्य सरकार किस प्रकार से भूमिका निभा रही है, क्या क्या काम कर रही है, उन सारी चीजों की चर्चा इसके अंतर्गत की जा सकती है। आगे आपसे बोला गया है साहब कि सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण। अब धारा 2 में यह बोला गया है कि कोई लोक सेवक यदि अच्छे माइंड से, अच्छे तरीके से, अच्छी भावना से कोई काम करता है तो ऐसा नहीं है कि बेचारे से कोई गलती हो गई तो उसको दंड दिलाया जाएगा, बल्कि इसमें यह बोला गया है कि सद्भावना पूर्वक यदि कोई कार्रवाई की गई है, अच्छे मन, अच्छे इंटेंशन, अच्छे विचार के साथ की गई है तो उसको भी सुरक्षा प्रदान करने की बात इस धारा में की गई है 22 में। इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या की जाने वाली किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई केंद्रीय सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। मतलब यदि सद्भावना पूर्वक कार्य राज्य सरकार के द्वारा कोई नियम बनाया गया है या केंद्र सरकार के द्वारा ST SC के कल्याण के लिए कोई नियम बनाया गया है, किसी अधिकारी के द्वारा, किसी अथॉरिटी मतलब प्राधिकारी के द्वारा यदि कुछ ऐसा किया गया है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि ये कार्रवाई सद्भावना मतलब डिफेंस भी किया गया है, जो गवर्नमेंट है उसके लिए डिफेंस धारा 22 में बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, धारा 3 की बात की, माफ करिएगा, धारा 23 में नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात की गई है। यहां से भी 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है
कि इस अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, तो धारा 23 के अंतर्गत यह शक्ति प्रदान की गई है। आगे इसमें और कौन सी चीज लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। ठीक है, इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। तो ये टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है, तो इस टाइम पीरियड को भी आप लोगों को भली भांति तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो अभी तक की चर्चा में आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से चीजों को आपको ध्यान रखना है, उनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है और उनके आधार पर आपको आंसर करना है। ठीक है, तो कभी भी अब मेरी तरफ से SC/ST एक्ट जो है वो पूरा हो चुका है। कुछ चीजें जब आपका एग्जाम होने वाला होगा तो उसके पहले एक क्लास लेके जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, महत्वपूर्ण उन संशोधनों से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सारी बातों की चर्चा मैं क्या करूंगा, सारे अधिनियमों को पढ़ाने के बाद एक क्लास में जो जो संशोधन हुए हैं उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा कर सकते हैं। तो आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।